नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के शॉर्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी 100% आपसे उम्मीद है कि पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर सके। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नहीं, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन आज के इस लेक्चर्स में हम 5 प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्लास आपका नहीं हो पाएगा। शॉर्ट क्लास में ही सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब है और बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित आपको करना है। लिखना क्या है आंसर में, ध्यान देंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है। किससे है प्यारे बच्चों? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मतलब ही है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है जिससे उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है कोई चीज़ अगर उत्पत्ति हो रही है तो उस पर निजी व्यक्तियों का क्या होता है, क्या होता है? स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। फिर से पढ़ेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है प्यारे बच्चों जिससे उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगातार क्लास में ही यहाँ पे याद होता चला जाएगा और कॉपी में लिखने का भी प्रयास आप न कर पाएंगे। लेकिन अच्छा होगा कि आप कॉपी के साथ बैठे और सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें। ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। किसी निजी हित के लिए, जैसे हम हैं तो सिर्फ अपने लिए ही इसके लिए लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से करेंगे काम, और सरकार के आर्थिक कामकाज के प्रबंध से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। कहने का मतलब है कि सरकार के कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, मतलब सरकार का हाथ इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यही होता है, हमारे पास पूंजी है, हम किसी भी सामान को खरीद के लाएंगे और अपने हिसाब से बेचेंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा डीपली ले सकते हैं, क्वेश्चन जो है पीडीएफ में प्रोवाइड आपको कर दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ आंसर और इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी लाजवाब है। लेटेस्ट जो है आपके एग्जाम में अगर बात करें तो 2021 के एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एमबीबीआई क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे अगला नंबर सवाल की और। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, जो कि काफ़ी लाजवाब है और बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था की दो आधारभूत आर्थिक क्रियाएं बताइए। क्या? एक अर्थव्यवस्था की दो आधारभूत आर्थिक क्रियाएं आपको बताना है। कैसे बताएंगे? तो आंसर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि एक अर्थव्यवस्था की दो आधारभूत आर्थिक क्रियाएं निम्नलिखित है। बिल्कुल आपको क्या एक अर्थव्यवस्था की दो आधारभूत बताना है, तो आप इसमें लिखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की दो आधारभूत आर्थिक यहाँ पे क्रियाएं क्या है, निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब इस प्रकार से आप नीचे लिख रहे हैं। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि उत्पादन। सबसे पहले इसका उत्पादन कैसे हुआ इस पर ध्यान देंगे। उत्पादन तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक द्वारा वस्तुओं, सामानों और सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या? अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक द्वारा वस्तुओं, सामान और सेवाओं को निर्मित करने की क्रिया को कहते हैं। कृषि भी अर्थव्यवस्था का एक क्या है, प्रमुख अंग है। ये आपके लिए एमबीबीआई लाइन हो सकता है, इसको याद रखें। तो पहला लाइन तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि वितरण। इसको आप वितरण कैसे करेंगे? उत्पाद तो कर दिए लेकिन वितरण, चाहे कृषि क्षेत्र हो या उद्योग अथवा व्यापार, वितरण एक अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्रियाकलाप है। अर्थव्यवस्था का क्या है? वितरण एक प्रमुख क्रियाकलाप है। सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट को बना देने से, उत्पादन बढ़ा देने से नहीं होता है, उसका वितरण भी किया जाता है। तो चाहे कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो अथवा व्यापार हो, वितरण एक अर्थव्यवस्था का क्या है, प्रमुख क्रियाकलाप है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के उत्पादन एवं वितरण दो प्रमुख क्रियाकलाप है। तो ये जो है
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 भागों में आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल फटाफट से ले लीजिए। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, तीसरा नंबर सवाल जो कि और भी लाजवाब और हाईलाइट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट से आज की इस लाइव लेक्चर्स को शेयर करने का प्रयास करें उन सभी भाई बहन दोस्त जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं और आर्ट्स से तैयारी कर रहे हैं या साइंस से है, किसी भी स्ट्रीम से है, सभी की तैयारी स्टडी विथ रवि इसके इस पावर द्वारा यूट्यूब चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि नकद कोष अनुपात का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चंस की अगर हम बात करें 2019 के एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया, उसके बाद कब पूछा गया प्यारे बच्चों, उसके बाद ये जो है 2022 में ये क्वेश्चंस पूछे गए। ध्यान देंगे आपसे भी ये 25 में सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। क्या है कि नगद कोष अनुपात का क्या अर्थ है। आंसर में लिखेंगे काफ़ी लाजवाब रूप से कि बैंक कुल जमा राशि में से, क्या बैंक जो है आपके पास कुल जो जमा राशि है में से कुछ भाग अपने पास नगद कोष के रूप में रख लेता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का यहाँ पे जमा राशि है तो 20,000 जो है ये बैंक रख लेगा। कौन रख लेगा, बैंक रख लेगा, याद रखिए ये बैंक रख लेगा, ठीक है, ताकि उससे जमाकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा कर सके। जमाकर्ता यानी आप जो है जमा करता है तो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसलिए वो उतना पैसा रख लेता है। कुल जमा को जो अनुपात बैंक अपने पास नगदी के रूप में रखते हैं उसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इसको जो कहते हैं, ये बैंक रख लिया, इसी को क्या कहते हैं, नगद कोष अनुपात कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा रीड कीजिए, सभी प्रश्न आपके माइंड में डायरेक्ट सेटल हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में छापने का प्रयास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप दोबारा देखते हैं। 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे, व्यापार चक्र की परिभाषा लिखे। क्या है, व्यापार चक्र की आपको परिभाषा देना है। आंसर में लिखेंगे कि हैंसन के अनुसार, हैंसन जो है ये व्यापार चक्र की परिभाषा के बारे में वर्णन किया था, किसने, हैंसन ने। हैंसन के अनुसार जो है व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र में प्रकट होता है। सारी की सारी जो व्यापार घूमती है ये अर्थव्यवस्था के आपस में घूमती है, याद रखेंगे, सभी को कंट्रोल अर्थव्यवस्था ही करती है। तो हैंसन के अनुसार व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था के किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र में प्रकट होता है जिसे तेजी या मंदी अत्यंत ही अंतर संबंधित आधुनिक समाज के अन्य वर्गों में पुनः वितरण हो जाता है। ठीक है, हाटे के शब्द में व्यापार चक्र के अंतर्गत एक दिशा में हुए परिवर्तन केवल अपना निवारण ही प्रस्तुत नहीं करते परंतु दूसरी दिशा में होने वाली परिवर्तनों को जन्म देता है। यही क्या है, व्यापार चक्र की परिभाषा है। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। उम्मीद रखें कि 4 लाइन से ज़्यादा आप शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 2 नंबर वाले सवाल को लिखने का प्रयास न करें। ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चंस आपका रॉन्ग माना जाएगा और टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास करें। 2 नंबर के क्वेश्चंस में अगर 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 पेज आप लिख सकते हैं, उसमें आप 1 पेज लिखने का प्रयास करें और 2 नंबर वाले प्रश्न में 2 से 4 लाइन में शॉर्ट में आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे फाइनल एग्जाम में। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। सवाल क्या पूछे गए हैं जरा ध्यान देंगे कि इच्छा एवं मांगों में 2 अंतर बताइए। इच्छा एवं मांग में आपको 2 अंतर बताना है। इच्छा और मांग में 2 अंतर निम्नलिखित है, किस प्रकार है। इच्छा सबसे पहले क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इच्छा केवल एक विशेष वस्तु के लिए एक व्यक्ति की मात्रा को संदर्भित करता है। ठीक है, इच्छा तो है कि हम 550 हमारे पास क्या रहे, BMW रहे, लेकिन मात्रा इतनी मार्केट में नहीं है तो इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती। इच्छा केवल एक विशेष वस्तु के लिए एक व्यक्ति की मात्रा को संदर्भित करता है। ये रही पहला पॉइंट। इच्छा में एक और पॉइंट लिखेंगे कि एक व्यक्ति किसी भी समय किसी भी चीज़ की इच्छा कर सकता है। जैसे कि हमने अभी इच्छा किया कि मेरे पास 50 क्या रहे, BMW रहे। इच्छा की कोई सीमाएं नहीं होती है। ये माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, इकोनॉमिक्स से है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये माइंड से रिलेटेड है। बिल्कुल है कि आप भी बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं कि हमारे पास ये हो जाए वो हो जाए। तो एक व्यक्ति किसी भी समय किसी भी चीज़ के लिए इच्छा कर सकता है, इच्छा की कोई सीमाएं नहीं होती। ये 2 पॉइंट रही इच्छा के बारे में। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा। मांग में क्या है, मांग एक विशेष वस्तु के लिए भुगतान करने की क्षमता और इच्छा से समर्थित इच्छा को संदर्भित करती है। क्या है, मांग एक विशेष वस्तु के लिए
भुगतान करने की क्षमता, इच्छा से संदर्भित इच्छा को संदर्भित करती है। दूसरा में है कि मांग को प्रभावित करने की क्षमता, खरीदने की इच्छा आदि जैसी कई समस्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% टू द पॉइंट देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार तैयारी करते रहिए, सभी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट से एक बार देखिए, कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए, सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में 5 और क्वेश्चंस को लेकर जो कि काफ़ी ज़्यादा एमबीवीआई है। आज के इस लेक्चर्स को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।